डॉक्टर्स टुडे वी विल बी डिस्कसिंग स्पॉन्टेनिटी। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था विच टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और वहाँ पे हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था विच वॉज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब उसमें हीट फ्लो कर रही है या जब वो सिस्टम काम कर रहा है या सिस्टम से काम कराया जा रहा है। एंड ये फर्स्ट लॉ के कुछ डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट की ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बताता है कि हीट कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रही है। सेकेंडली ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है। एंड वी वेरी वेल नो कि फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ हीट इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज जो हीट होगी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करना प्रेफर करती है। सेकेंडली जितने भी ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं दे आर इरिवर्सिबल, हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इट ऑल्सो डोंट टॉक अबाउट दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होंगे और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से होंगे। एंड वी नो कि ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस जितने भी हैं दे आर स्पॉन्टेनियस। तो अगर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन लिखें इट वुड बी आर एक्चुअली दीज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होती हैं जो अपने आप प्रोसीड करेंगी विदाउट असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, या फिर ये इरिवर्सिबल होती हैं, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड अनलेस एंड अनटिल हमने उन पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई की है। एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस। जितनी भी होती हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस दे आर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। कौन से फैक्टर्स है जो गवर्न करते हैं कि वेदर ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। पहले हम ये दो फैक्टर्स पढ़ेंगे, इनके इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स एंड देन इनके कंबाइंड इफेक्ट्स। फर्स्ट वन इज टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी। जो पहला फैक्टर है जो हमें बताता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, वो ये कि हर प्रोसेस कोशिश करती है अपनी एनर्जी को लोअर करने की। फॉर एग्जाम्पल पानी अगर हाइट से नीचे गिर रहा है या स्टोन गिर रहा है तो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तभी वो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस इज गिविंग अस अमोनिया, यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, दैट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, जब हीट रिलीज हो रही है दैट मीन्स इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं इस वाले फैक्टर के अकॉर्डिंगली जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है दे आर ऑल स्पॉन्टेनियस। वाई? बिकॉज सब में जो एनर्जी है वो कम हो रही है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की यही कोशिश रहती है टू लोअर इट्स एनर्जी। नेक्स्ट अगर हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ क्लोरीन इज गिविंग अस HCl। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आधी एनर्जी रिलीज हो रही है बिकॉज सो ये रिएक्शन भी कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखें, फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग अस NO2। ये जो रिएक्शन है इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है बट स्टिल दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट अगर कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें डेल्टा एच की वैल्यू 0 होती है बट स्टिल दैट प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स ये जो टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी वाला फैक्टर है या डिक्रीज इन एंथैल्पी वाला फैक्टर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिक्रीज इन एंथैल्पी। जब डेल्टा एच नेगेटिव होने वाला फैक्टर है ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है, लेकिन ये हर केसेस में ट्रू नहीं है। डेल्टा एच नेगेटिव है, वी वेरी वेल नो कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, दिस रिएक्शन विल ऑल्सो बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन कहीं कहीं पे डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और कुछ रिएक्शंस है डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, वो रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस होंगी। वाई? तो इसको समझने के लिए वी नीड टू स्टडी सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर विच इज टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, दैट मीन्स टू इंक्रीज डिसऑर्डरनेस और एंट्रोपी। डेल्टा एच की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स एंथैल्पी इज नॉट चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रूम ले लिया और इस रूम में पार्टीशन करके यहाँ पे हमने दो गैसेस फिल कर दी। अगर हम ये पार्टीशन हटा देंगे तो थोड़ी देर के बाद जो ये सिस्टम है ये डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब एंथैल्पी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है उस टाइम हर रिएक्शन की कोशिश होती है टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। जो सिस्टम होता है वो मोर डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, दैट इज सेकेंड कंट्रीब्यूटरी फैक्टर विच इज इंक्रीज इन एंट्रोपी। यहाँ पर हमने दो तरह की रिएक्शंस पहले भी डिस्कस की थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इनका हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं
कि कौन सी वाली एंडोथर्मिक है, कौन सी वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। जैसे ये अगर एंथैल्पी दी है और यहाँ पे दिस इज प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन अगर इस वे में प्रोसीड कर रही हैं, तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो दीज रिएक्शंस विल बी एंडोथर्मिक। और अगर ये वाला केस देखें जहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है लेकिन रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी कम है एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये वाली रिएक्शंस हो जाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कौन सी रिएक्शंस एंडोथर्मिक है कौन सी एक्सोथर्मिक है। एंड फर्स्ट वाला फैक्टर कहता है कि जहाँ पर एंथैल्पी कम हो रही है दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन सेकंड वाले फैक्टर में हमने देखा कि एंथैल्पी कभी नेगेटिव है और एंथैल्पी कभी जीरो है, बट स्टिल इट इज स्पॉन्टेनियस। व्हाई? बिकॉज रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं टू डिसाइड वेदर ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो हो गया एंथैल्पी, कि जहाँ पे एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है वो रिएक्शन जो है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन हमने देखा कि किसी किसी केसेस में एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज कर रही है और कहीं कहीं पे वो चेंज ही नहीं कर रही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। उन केसेस में भी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। वाई? बिकॉज ऑफ सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर विच इज एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम। जिस रिएक्शन में रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा वो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। और किसी भी अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम में, जैसे हमने डिस्कस किया था, आइसोलेटेड सिस्टम में पहले पार्टीशन ड्रॉ किया और जब पार्टीशन को हटाया तो यहाँ पे इसकी डिसऑर्डरनेस जो है वो इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स जितनी भी इरिवर्सिबल जो मतलब रिएक्शंस होंगी जिनमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो रही है, डिसऑर्डरनेस आइसोलेटेड सिस्टम में जितनी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस या ग्रेटर द डिसऑर्डरनेस, और एंट्रोपी भी उतनी ही ज़्यादा होगी बिकॉज एंट्रोपी इज व्हाट, दिस इज मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंड एंट्रोपी इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब ये जो है डिपेंड नहीं करेगी किस पाथ से हमने एंट्रोपी को इंक्रीज किया है, बट इट विल ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम की अभी प्रेजेंट में स्टेट क्या है और पास्ट में जब हमने स्टार्ट किया था इसकी एंट्रोपी को चेंज करना उस टाइम पे कितना था, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सेकेंड इज इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सिस्टम, अमाउंट ऑफ मैटर एंड साइज ऑफ सिस्टम। वो जितना ज़्यादा होगा कि डिसऑर्डरनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इट टेल्स अस कि कोई रिएक्शन क्यों प्रोसीड करेगी, वाई? बिकॉज देयर इज नेट इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस। अगर कोई रिएक्शन की रेगुलरिटी कम है और मतलब रेगुलरिटी उसकी डिक्रीज कर रही है रिएक्शन के साथ साथ, एंट्रोपी बढ़ रही है, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। सॉलिड के केस में एंट्रोपी कम होती है और गैसेस के केस में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हीट देने से क्या होगा, उसके पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ जाएगा दैट मीन्स एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एंट्रोपी जो है या चेंज इन एंट्रोपी जो है दिस डिपेंड्स ऑन हीट, कि हमने हीट कितनी सप्लाई की है। एंड दीज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हीट हम जितनी ज़्यादा सप्लाई करेंगे एंट्रोपी में चेंज भी उतना ही ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हीट के साथ साथ एक और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर हम दो सिस्टम ले लें, एक सिस्टम हम ले लें अगर कम टेम्परेचर पर और एक सिस्टम अगर हम ले लें ज़्यादा टेम्परेचर पर, अगर हमने कम टेम्परेचर पर हीट सप्लाई की है तो यहाँ पे जो रैंडमनेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जहाँ पहले से ही टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे हम हीट देंगे तो चेंज इन एंट्रोपी विल नॉट बी दैट मच। इसका मतलब है जो चेंज इन एंट्रोपी है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट सप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करेंगे तो रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे तो रैंडमनेस पहले से ही ज़्यादा है तो डेल्टा एस पे ज़्यादा ग्रेटर इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सो डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी डी क्यू अपॉन टेम्परेचर। दिस इज जनरल केस। लेकिन अगर हम दो अलग अलग केसेस कंसिडर करें, फर्स्ट इज रिवर्सिबल एंड सेकेंड अगर हम कंसिडर करें इरिवर्सिबल, तो देखते हैं दोनों केसेस में क्या होता है। इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। वी वेरी वेल नो कि थर्मोडायनेमिक्स में वी डील विद सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम का अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है दैट मीन्स द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड, तो उसमें जो नेट एंट्रोपी है उसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एस
total will be 0, whereas in irreversible delta S total जो है is greater than 0. irreversible है, लेकिन जो रिवर्स हो सकती है रिएक्शन उसमें एंट्रोपी में, नेट एंट्रोपी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ना व्हाट इज दिस नेट एंट्रोपी? नेट एंट्रोपी मीन्स चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हो रही है और साथ में सराउंडिंग की भी एंट्रोपी चेंज हो रही है. तो इन दोनों को जो हम टोटल करते हैं दैट इज टोटल एंट्रोपी. सो डेल्टा एस टोटल इज नथिंग बट दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. तो हमने ये दो केसेस के लिए डिस्कस कर लिया. फर्स्ट इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सेकेंड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन. दिस इज हैपनिंग कि जो रिएक्शन रिवर्स हो रही है उसके लिए टोटल एंट्रोपी इज 0. जितना एंट्रोपी में सिस्टम के एंट्रोपी इंक्रीज होगी उतना ही सराउंडिंग की डिक्रीज होगी, या जितना सराउंडिंग की इंक्रीज होगी उतनी ही सिस्टम की डिक्रीज होगी. हमें पता है एंट्रोपी का फॉर्मूला इज डेल्टा एस इज क्यू अपॉन टी. तो अगर हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देख रहे हैं तो सिस्टम के लिए अगर हम जैसे ले लेते हैं दिस इज माइनस क्यू ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जितना सिस्टम में डिक्रीज हुई एंट्रोपी या अगर हम ले लें इंक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग में उतना ही डिक्रीज करेगी. माइनस क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी. नाउ वी वेरी वेल नो कि डेल्टा एस टोटल इन दोनों को ऐड कर देना है तो ये दोनों प्लस माइनस में, सो दिस विल गेट कैंसिल एंड डेल्टा एस टोटल की वैल्यू आ जाएगी रिवर्सिबल प्रोसेस में 0. बट इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होती हैं उनमें जो नेट एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती है. दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो वहाँ पे रिएक्शन हो रही है दैट मीन्स रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स डेल्टा एस टोटल की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0. सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सिस्टम डिवाइडेड बाय एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, और सराउंडिंग में जितनी चेंज इन एंट्रोपी होगी दिस विल हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सराउंडिंग एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. We have discussed कि entropy is a driving factor for any irreversible process. irreversible process में हमेशा randomness या disorderness जो है वो increase करती है. और isolated system में भी we saw कि किस तरीके से अगर हमने system को isolated भी रखा है still there will be increase in disorderness और the entropy. तो जो entropy होती है किसी भी irreversible process की इंक्रीज करती है. रिवर्सिबल प्रोसेस में इट कैन बी 0 बिकॉज सिस्टम की एंट्रोपी जितनी इंक्रीज होगी सराउंडिंग की उतनी ही डिक्रीज होगी, या सराउंडिंग की जितनी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की उतनी डिक्रीज कर रही है. बट ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर accompanied by net increase in entropy. their entropy will have a positive value. So इसी के बेसिस पर second law of thermodynamics is based on this. first law of thermodynamics हीट का डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एक्सप्लेन नहीं कर पाया और रेट ऑफ रिएक्शन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो. तो मतलब why some reactions are spontaneous and why others are not spontaneous, this also first law of thermodynamics could not explain. So next is second law of thermodynamics जो हमने already spontaneity में discuss किया कि जो entropy होती है या randomness या disorderness होती है वो isolated system में भी always it increases for any spontaneous process. That means spontaneous process अगर कोई भी होगी उसमें हमेशा entropy increase करेगी. अगर entropy increase नहीं कर रही है that means the process is not spontaneous. And this also formulates that entropy जो होगी यूनिवर्स की it is continuously increasing, and जो total entropy होती है that is equal to entropy of system plus entropy of surrounding, and this would be greater than 0. Reversible process में only we see कि total entropy is 0, whereas irreversible processes में entropy is not equal to 0. सो हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी देखकर. इफ देयर इज नो नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी देन द सिस्टम इज रिवर्सिबल, वेयर एज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी देन द सिस्टम इज इरिवर्सिबल. सो यहाँ पर क्लॉसियस ने भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमें कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हमने हीट को ट्रांसफ़र करना है तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी. लेकिन तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कैन नॉट बी मेड स्पॉन्टेनियस, दे कैन बी मेड स्पॉन्टेनियस बट विद एक्सपेंडिचर ऑफ सम एनर्जी और सम वर्क. वेयरएज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो अपने आप हो रही हैं उनमें हमेशा डिसऑर्डरनेस इंक्रीज ही करेगी. हमने देखा था इंथैल्पी का फैक्टर कि अगर इंथैल्पी जो होगी किसी भी रिएक्शन में
इंथैल्पी जो है अगर वो डिक्रीज़ कर रही है, दैट मीन्स अगर उसकी वैल्यू अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दैट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 है, तब वी कॉल दैट रिएक्शन एज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है रिएक्शन की, तभी तो हीट रिलीज़ होगी ना। तो डेल्टा एच जब लेस देन 0 होगा, हम कहते हैं प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. व्हेन डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, then we don't know the process is spontaneous or not. When delta H is greater than 0, we call that these processes are, we cannot govern this by enthalpy. हम enthalpy factor को यहाँ पे नहीं लेके बता सकते, because we only know कि जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जब हीट रिलीज़ हो रही है, तभी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस. अगर वो 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तब हमें सेकंड फैक्टर देखना पड़ता है, विच इज़ एंट्रोपी फैक्टर. तो एंट्रोपी फैक्टर अगर ग्रेटर देन 0 है, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. अगर इक्वल टू 0 है, देन इट इज़ रिवर्सिबल. वेर एज इफ इट इज़ लेस देन 0, देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. अब इन दोनों को हम कंबाइन पढ़ेंगे नेक्स्ट हम स्टेट फंक्शन में, विच इज़ गिब्स फ्री एनर्जी. दोनों का कंबाइंड इफेक्ट विल टेल अस कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. हम एंट्रोपी के लिए जनरल इक्वेशन बनाएंगे. वी वेरी वेल नो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अगर हमें यहाँ से डेल्टा क्यू निकालना हो, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पे क्या है प्लस, ट्रांसपोज करेंगे ये हो जाएगा माइनस. या फिर अगर हम स्मॉल चेंज के लिए इसको लिखें, दिस विल बी डेल यू माइनस डेल डब्ल्यू. इसको हम स्मॉल क्यू भी लिखा हुआ मिलेगा. सो अब हम इससे एंट्रोपी की डेरिवेशन करेंगे, एंट्रोपी का फॉर्मूला डेराइव करेंगे. इफ देयर इज स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अगर हमें जो है एंट्रोपी की वैल्यू चाहिए, वील इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड्स. यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे डेल एस, और यहाँ पे हम डेल क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज़ डेल यू माइनस डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब ये जो है डेल एस, ये इसकी इंटीग्रेशन है. यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दिस इज इन ब्रैकेट, तो ये डेल यू अपॉन टी आ जाएगा, और यहाँ पे ये रह जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन टी. नाउ ये जो डेल यू है, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, हमने ये पढ़ा था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, कि जो डेल्टा यू होता है, ये होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है एन सी वी डेल्टा टी के. और हमने इंथैल्पी के लिए भी पढ़ा था, दिस इज़ क्यू पी. फर्स्ट वाले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के यू कैन सी दिस इज़ एन सी पी डेल्टा टी. तो ये वाली वैल्यू हम डेल्टा यू के लिए पुट कर देंगे क्यू वी, दैट इज़ हाउ मच एन सी वी डेल्टा टी. तो यहाँ डेल यू की जगह वील राइट एन सी वी डेल्टा टी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस डब्ल्यू वर्क डन इज हाउ मच, वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा. ये जनरल इक्वेशन हम लेते हैं. ये जो है वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये कंप्रेशन है. कंप्रेशन के लिए एक्सपेंशन के लिए अपोजिट होता है, लेकिन हम जनरल फॉर्मूले में माइनस ही लिखते हैं वर्क की वैल्यू. सो यहाँ डब्ल्यू की जगह वील राइट माइनस पी डी वी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर. नाउ एन और सी वी जो है कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन टी डेल टी. इसको इंटीग्रेट करेंगे, टेम्परेचर अगर T1 से T2 में चेंज कर रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन से वी वेरी वेल नो पी वी इज इक्वल टू हाउ मच एन आर टी. तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आर टी अपॉन वी. तो पी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो पी की जगह वील राइट एन आर टी अपॉन, यहाँ पे पहले से भी टी था और एक ही हमने फॉर्मूले वाला वी निकाला है डेल वी. टी एंड टी विल गेट कैंसिल. एन और आर जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एन सी वी. 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन कितनी होती है, नेचुरल लॉग टी. और लिमिट्स क्या क्या पुट करनी है, लिमिट है T1 से टेम्परेचर चेंज कर रहा है T2 में, दिस इज डेल्टा एस. और यहाँ पे टी से टी कैंसिल, एन और आर जो है कांस्टेंट है, एन और आर बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन वी की इंटीग्रेशन, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 में, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी एन सी वी नेचुरल लॉग टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T2 माइनस नेचुरल लॉग T1 लॉग बेस 10 विच इज़ नेचुरल लॉग प्लस एन आर, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, नेचुरल लॉग V, और लिमिट्स क्या क्या पुट करनी है V1 से V2 में. अब अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो डेल्टा इसकी वैल्यू हो जाएगी एन सी वी नेचुरल लॉग T2 माइनस T1. लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टी ये है लॉग की कि अगर लॉग A माइनस नेचुरल लॉग B है,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग A अपॉन B, सिंपली लाइक दिस। तो हम इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1, प्लस वाली वैल्यू को ऊपर, माइनस वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, NR नेचुरल लॉग वैल्यू पुट करनी है हाउ मच, अपर लिमिट माइनस, फिर हमने पुट करनी है वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट। और यहाँ पे भी यही वाला अगर हम लॉ लगाएंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू NCV नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 प्लस दिस विल बी NR नेचुरल लॉग प्लस वाली वैल्यू ऊपर V2 अपॉन V1। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, डेल्टा S की, ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हमने इसको लॉग बेस 10 की फॉर्म में लिखना है, सो वी कैन राइट दिस एज NCV। यहाँ पे नेचुरल लॉग में लिखना है, सो यहाँ पे क्या कांस्टेंट लगेगा, 2.303। दिस विल बी लॉग हाउ मच, T2 अपॉन T1 प्लस दिस इज हाउ मच, 2.303 NR natural log V2 upon V1. This will be the value of delta S. ये जनरल इक्वेशन बन गई फॉर चेंज इन एंट्रोपी, जिसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेराइव किया। बीच में इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी वाला कंसेप्ट भी यूज़ हुआ, वर्क का भी, एंड आइडियल गैस इक्वेशन भी, एंड यहाँ पे हमने लॉग का एक लॉ भी लगाया, तो उससे ये फाइनल फॉर्मूला बन के आया। ये फॉर्मूला था जो हमने डेराइव किया था फॉर चेंज इन एंट्रोपी। नाउ हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे डिफरेंट कंडीशन के लिए। फर्स्ट इज द कंडीशन फॉर आइसोथर्मल। जब आइसोथर्मल कंडीशंस होंगी, दैट मीन्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। टेम्परेचर जितना पहला था उतना ही बाद में भी रहेगा। इसके लिए हम दो प्रोसेसेस देख लेते हैं। रिवर्सिबल में तो वी वेरी वेल नो कि डेल्टा एस इज 0, वील कंसिडर ओनली इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस पे हमेशा एंट्रोपी जो होती है इंक्रीज करती है। तो लेकिन टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहा, तो T1 एंड T2 आर सेम, सो दिस विल गेट कैंसल एंड लॉग 0 इज 0। तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ओनली दिस वैल्यू विल रिमेन, दैट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी 2.303 NR लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब हम कौन सा वाला लॉ अप्लाई करते हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी इस वैल्यू को हम अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखें, सो दिस विल बी 2.303 NR लॉग ऑफ V2 की जगह क्या आएगा, V2 जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P2 के, एंड V1 जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P1 के। तो प्रेशर की टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड इन केस ऑफ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मीन्स वेयर वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। वॉल्यूम जो है सिस्टम का चेंज नहीं कर रहा है, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा V इज 0। जब वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है तो V1 V2 बराबर हो जाएंगे, V1 V2 बोथ विल गेट कैंसल, लॉग 0 इन्फिनिटी, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ओनली दिस विल रिमेन, दैट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303 NCV लॉग ऑफ T2 अपॉन T1। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कौन सा वाला हम लॉ लगा सकते हैं, गेल-लुसाक्स लॉ, विच टेल्स अस दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे इसको अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखें, दिस विल बी 2.303 NCV लॉग ऑफ हाउ मच, P2 अपॉन P1। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड, इन केस ऑफ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक जहाँ पे हीट फ्लो नहीं करती है, हीट में चेंज इज 0, डेल्टा Q इज 0, लेकिन टेम्परेचर जो है वो चेंज कर सकता है हीट को कांस्टेंट रखने के लिए। अब वी वेरी वेल नो कि डेल्टा एस इज व्हाट, हीट में जितना चेंज आ रहा है अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हीट में चेंज ही नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हीट इज 0। सो डेल्टा एस की वैल्यू इन एडियाबैटिक केस विल बी 0। एंट्रोपी के लिए हीट की बहुत ज़रूरत है, हीट जब हम सप्लाई करेंगे तभी एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, अगर हम उससे ले रहे हैं तो। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फोर्थ, आइसोबारिक। आइसोबारिक व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, यानी डेल्टा P इज 0, प्रेशर ही चेंज नहीं कर रहा है। तो जब प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है उस केस में हम देखेंगे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, QP की वैल्यू लेंगे। डेल्टा एस इज व्हाट, डेल्टा एस इज हीट में जितना चेंज आ रहा है अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हीट हम लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हमने पहले पढ़ा था कि डेल्टा U की वैल्यू जो होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, दिस इज NCV डेल्टा T,
और जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है दिस इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है एनसीपी डेल्टा टी, वेयर सीवी इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सीपी इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर हमने स्मॉल चेंज देखना हो दिस विल बी इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे डेल क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हाउ मच, एन सी पी डेल्टा टी, और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस, एन और सी पी जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, 1/t की जो इंटीग्रेशन है दिस विल बी नेचुरल लॉग ऑफ टी, और लिमिट्स इसमें पुट करेंगे T1 टू T2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू एन सी पी, दिस विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट की उसकी वैल्यूज। नाउ हमने पढ़ा था कि ये जो लॉ है कि अगर माइनस में हो लॉग तो दिस विल कम इन डिवाइड, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू ln T2 अपॉन T1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। अब ये नेचुरल लॉग में लिखा है, अगर इसको लॉग बेस 10 में लिखना है वी हैव टू राइट दिस एज 2.303 एन सी पी लॉग बेस 10 T2 upon T1. This will be the value of delta S in case of isobaric process. So isobaric में प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमने इसको वॉल्यूम के साथ रिलेट करके लिखना है दिस विल बी इक्वल टू 2.303 एन सी पी लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 बाय, बिकॉज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, एंड दिस इज द जनरल फॉर्म। दी एंट्रोपी चेंज ऑफ फेज चेंज, जब फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है या वेपर से लिक्विड बन रहा है, उस केस में एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। फर्स्ट वील सी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है जो सॉलिड है ये लिक्विड बना रहा है, एंड सेकेंड वील सी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब जो लिक्विड्स हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करें, दिस प्रोसेस इज वेपराइजेशन। तो दोनों के लिए डेल्टा एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वेपराइजेशन का फॉर्मूला, एंट्रोपी का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर। नाउ फ्यूजन हो रहा है, यानी सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, एंड हेयर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, और सिंपली वी कैन राइट गैस में। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसको मेल्ट करना है, यानी उसको क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे यूज़ होगा टेम्परेचर की जगह, और जो इंथैलेपी होती है उसको हम कहते हैं इंथैलेपी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय, दिस इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, ये फॉर्मूला हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का। नेक्स्ट इज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज द change in entropy during the process of vaporization, means liquid is getting converted into its vapor। तो यहाँ पे एंट्रोपी लगेगी वेपराइजेशन की, हीट जो होगी इंथैलेपी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हीट की जगह, इंथैलेपी चेंज कितना आया है वेपराइजेशन के टाइम, और जो वेपर में कन्वर्ट होता है यानी लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर लगेगा दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब जो है एंट्रोपी हमने दोनों चीज़ों के लिए डिस्कवर कर ली है। देयर इज़ अनदर इक्वेशन विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट कभी कभी दिस इज सप्लीमेंट्री मटीरियल एक्चुअली, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है ये रिलेशनशिप बताता है वेपराइजेशन की इंथैलेपी का आर टी एंड प्रेशर के साथ। अब हम इस इक्वेशन को डेराइव नहीं करेंगे, वील जस्ट राइट दी फाइनल स्टेप्स। अगर जैसे कि लॉग प्रेशर नेचुरल लॉग प्रेशर का है, इसकी वैल्यू जो होगी अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी इंथैलेपी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर, ये कांस्टेंट है तभी इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, इंटीग्रेशन के अंदर बचता है 1/t² का इंटीग्रेशन। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जब हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू विल बी नेचुरल लॉग ऑफ P1/P2, P1 हो जाएगा वेपर प्रेशर और P2 हो जाएगा वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ये आ जाएगा इंथैलेपी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय दिस इज आर, और यहाँ पे ये क्या यूज़ होगा 1/t का स्क्वायर, 1/t का स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, t की पावर कितनी होती है -2, इंटीग्रेशन पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी, -2 + 1 इज -1, t की पावर -1, एंड पावर की वैल्यू जो है वो आगे आ जाएगी। यानी अगर हम इसको ओवरऑल सॉल्व करके लिखें दिस विल बी समवॉट अराउंड 1/t2 - 1/t1।
ये हो जाएगी फाइनल इक्वेशन। दैट मीन्स माइनस की वैल्यू आगे आएगी, तभी मैंने इसको P1/P2 लिखा है एंड नॉट P2/P1 लिखा है, क्योंकि माइनस की वैल्यू मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दी थी। सो इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसको हम अगर और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखें तो वी कैन राइट इट लाइक, यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हम इसको लिख सकते थे DlnP dt, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको यहाँ पे भेज देते हैं और इस वाले को लिख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय हाउ मच, RT स्क्वायर। ये वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी दिया होता है। तो दिस इज व्हाट क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। स्टडीड बाय सेकंड लॉ कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स का इट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, इट इज पॉजिटिव। हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो क्या हमें हर प्रोसेस के लिए पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज देखनी पड़ेगी टू डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट? सो आंसर इज नो, बिकॉज हम यहाँ पे हमने देखा कि दो फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं स्पॉन्टेनिटी को। फर्स्ट फैक्टर वाज एंथैल्पी एंड सेकंड फैक्टर वाज चेंज इन एंट्रोपी। एंथैल्पी जो है, एनर्जी हमेशा रिलीज होनी चाहिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। दैट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, और जो एंट्रोपी है या जो रैंडमनेस है, ये वैल्यू जो है ये बढ़नी चाहिए, तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन ऐसे और भी केसेस है जहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू 0 है, फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है, फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा एस की वैल्यू जहाँ पे नेगेटिव है, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर कम रखें तो वाटर फ्रीज हो जाता है, वहाँ पे रैंडमनेस कम हो रही है, दैट रिएक्शन इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। दैट मीन्स इनमें से कोई एक सिंगल फैक्टर हमें नहीं बता सकता कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। इसलिए हम नेक्स्ट स्टेट फंक्शन को डिराइव करते हैं या डिफाइन करते हैं, विच इज गिब्स फ्री एनर्जी। एनर्जी इन दोनों फैक्टर्स को अकाउंट में लेता है और हम गिब्स फ्री एनर्जी को लिखते हैं एज H minus Ts, where H is what? Enthalpy, T is absolute temperature and S is entropy. Now G का तो कोई physical significance नहीं है, we can calculate only delta G. तो delta G अगर हम इसको कैलकुलेट करें at constant temperature and pressure, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो चेंज इन एंथैल्पी माइनस चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन टेम्परेचर और कीपिंग एंट्रोपी कांस्टेंट। एंड इस बार हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के एंट्रोपी को चेंज कर देते हैं। हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन। इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और सिंपली गिब्स इक्वेशन। दिस वैल्यू और दिस रिलेशन इज गोइंग टू टेल अस कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। फ्री एनर्जी इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। अगर इसमें चेंज आ रहा है तो ये जो चेंज है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा किस तरीके से हमने ये चेंज अटाइन किया है। इट विल ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, कि इस टाइम पे स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है। इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अमाउंट ऑफ सिस्टम या साइज ऑफ सिस्टम जितना ज़्यादा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो व्हाट इज एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी? कि एंथैल्पी और एंट्रोपी में तो जितनी एनर्जी लग गई, जो बच गई, जो फ्री एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, वी कॉल दैट एनर्जी एज गिब्स फ्री एनर्जी। नाउ हमने दो फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया था किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ वील ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर। हम स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब करेंगे दोनों फैक्टर्स को अकाउंट में लेके। फर्स्ट फैक्टर वॉज डेल्टा एच, सेकेंड फैक्टर इज डेल्टा एस एंट्रोपी, और नेक्स्ट इज डेल्टा जी विच इज व्हाट? गिब्स फ्री एनर्जी। हम देख लेते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कैसी होनी चाहिए। वी वेरी वेल नो कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, यही वैल्यू आती है। नाउ अगर हमने सिर्फ सराउंडिंग की लिखनी हो, सराउंडिंग की टर्म्स में एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज व्हाट? हीट इज इक्वल टू चेंज इन हीट इज इक्वल टू एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, दिस इज डेल्टा एच सराउंडिंग बाय टी। जितनी सराउंडिंग ने एंथैल्पी गेन की है उतनी ही सिस्टम लूज करेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। यानी हम डेल्टा एच सराउंडिंग की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी। नाउ वील मल्टीप्लाई ऑल बाय टी। इसको भी टी के साथ मल्टीप्लाई किया, दिस इज टी डेल्टा एस टोटल, दिस इज टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस दिस इज डेल्टा एच ऑफ
सिस्टम. नाउ हमें पता है कि फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स जो ये पूरी वैल्यू है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, हमने सिर्फ सिस्टम का ही देखना है, सराउंडिंग का नहीं. सराउंडिंग में तो फिर पूरा यूनिवर्स आ गया. इज ग्रेटर देन 0, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. नाउ अगर हम इस वैल्यू का नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ऑफ दिस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, साइन चेंज कर दिया है ना, सो दिस विल गेट रिवर्स, दिस विल बी लेस देन 0. अब हम माइनस साइन, माइनस माइनस विल बी व्हाट, इट विल बी प्लस. अब सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है, वी नो, वी ओनली टेक सिस्टम इनटू कंसिडरेशन. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इज माइनस टी डेल्टा एस, दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0. और ये वैल्यू हमने लिखी, ये वैल्यू क्या थी, डेल्टा जी. तो डेल्टा जी कितना आना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए? फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, naturally occurring processes or irreversible processes, delta G must be negative. This is the negative. तो जो यूजफुल वर्क है नेगेटिव आना चाहिए, तब जाके वो रिएक्शन जो है इट विल बी स्पॉन्टेनियस. स्टडीड की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. अब हम दोनों फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं. अगर एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, यानी एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तभी एनर्जी रिलीज हो रही है, और एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, बोथ दी कंडीशंस आर फेवरेबल, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है. और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज व्हाट? डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. नाउ डेल्टा एच भी नेगेटिव, यानी ये वैल्यू भी माइनस में आ रही है, एंड माइनस डेल्टा एस इज व्हाट? पॉजिटिव. प्लस माइनस विल बी माइनस, दोनों वैल्यू माइनस में आ रही हैं, तो डेल्टा जी विल ऑल्सो बी नेगेटिव. तो डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, that means this process will be spontaneous. Both the conditions are favorable. Next अगर हम एंथैल्पी चेंज ले लें, इसको ले लेते हैं इस बार पॉजिटिव, और एंट्रोपी को हम ले लेते हैं इस बार नेगेटिव. और अब देखते हैं क्या होता है. डेल्टा जी की वैल्यू होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. डेल्टा एच इज व्हाट? पॉजिटिव. दिस वैल्यू इज प्लस ऑफ डेल्टा एच, प्लस वैल्यू है कोई भी, एंड दिस इज माइनस. माइनस एंड माइनस साइन विल गेट प्लस, प्लस टी डेल्टा एस. दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, प्लस एंड प्लस, आंसर क्या आएगा? ओवरऑल पॉजिटिव. दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस. ये भी नॉट फेवरेबल है, ये भी नॉट फेवरेबल है. थर्ड कंडीशन देख लेते हैं. इस बार हम क्या कर लेते हैं, एंथैल्पी को रख लेते हैं नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव रख के देख लेते हैं, बोथ नेगेटिव. तो डेल्टा जी की वैल्यू होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये वैल्यू है माइनस डेल्टा एच, और ये वाली वैल्यू है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टी डेल्टा एस. अब डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? साइन लगता है बड़े का, प्लस माइनस में ऐसे ही करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस, और साइन लगता है बड़े का. दैट मीन्स यहाँ पे दो कंडीशंस आर गेटिंग अराइज्ड, ए एंड बी. अगर डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी हो गई देन टी डेल्टा एस, यानी टी टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स एट लो टेम्परेचर पे डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, माइनस साइन ग्रेटर हो गया तो ये नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि डेल्टा एच कम हो गया और टी डेल्टा एच ज़्यादा हो गया, यानी टेम्परेचर ज़्यादा लिया है हमने तभी ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स एट हाई टेम्परेचर, तो साइन लगेगा बड़े का, प्लस का, इसका साइन लग जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा. दिस रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, लास्ट. दोनों को इस बार पॉजिटिव ले लेते हैं, एंथैल्पी भी पॉजिटिव और एंट्रोपी भी पॉजिटिव. एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड वेयर एज एंट्रोपी इज गेटिंग इंक्रीज्ड. ये रिएक्शन नॉट फेवरेबल है, बट यहाँ से ये फेवरेबल है. इसके लिए निकाल लेते हैं डेल्टा जी इज व्हाट? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये प्लस में है, सो दिस इज प्लस डेल्टा एच. ये वैल्यू भी प्लस में, प्लस माइनस माइनस, दिस इज माइनस टी डेल्टा एस. फिर से दो कंडीशन अराइज हो रही है, ए एंड बी. अब साइन किसका लगेगा? साइन तो लगता है बड़े का, लेकिन अगर डेल्टा एच की वैल्यू जो है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट? टी डेल्टा एस, यानी टी की वैल्यू कम है, दैट मीन्स एट लो टेम्परेचर पे डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस का साइन लगेगा, डेल्टा जी प्लस हो जाएगा, रिएक्शन विल नॉट बी फेवरेबल. नेक्स्ट अगर हम देखें डेल्टा एच की वैल्यू कम ले लेते हैं देन टी डेल्टा एस, दैट मीन्स एट व्हाट? एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे देख लेते हैं, टी डेल्टा एस ग्रेटर है, माइनस की वैल्यू डोमिनेट कर जाएगी, डेल्टा जी माइनस में आएगा, दिस रिएक्शन विल बी फेवरेबल. सो बोथ फैक्टर्स विल टेक इन टू अकाउंट, एंड फिर हम गवर्न करेंगे विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड विच रिएक्शन इज नॉट.
फर्स्ट, अगर इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर रही है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, रिएक्शन इज फेवरेबल एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। सेकंड, अगर इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर रही है यानी एनर्जी रिलीज हो रही है और एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज कर रही है, यह रिएक्शन फेवरेबल होगी ओनली एट लो टेम्परेचर। थर्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जब इंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, और एंट्रोपी इज पॉजिटिव, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, ये फेवरेबल है, ये नॉट फेवरेबल है। ये कंडीशन जो है ये वाली जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होगी बट एट हाई टेम्परेचर। सो हमने 3 यहाँ से देखी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस डेल्टा जी को देखकर जो दोनों को अकाउंट में लेता है। 3 कंडीशंस देखी। फर्स्ट, जहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, दिस रिएक्शन वी वेरी वेल नो दिस इज स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। सेकेंड, जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, वी कॉल दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट्स पे हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, बट फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रेट पे हो रहा है उसी रेट पर बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। रिएक्टेंट मिलके जितने प्रोडक्ट दे रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट वापस मिलके रिएक्टेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। सो डेल्टा जी इज व्हाट? फ्री एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। नेक्स्ट इज डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम देखें, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, दैट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ दिस इज रिएक्शन कोशेंट। ये हमें आगे काम आएगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, जब हम इसको पढ़ेंगे तब वील अंडरस्टैंड दिस बेटर। रिएक्शन कोशेंट जो होता है इसकी वैल्यू बराबर होती है प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन के डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के रेज टू द पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो उनका दिया है। जैसे ये A है, ये B दे रहा है, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट A है, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट B है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रिएक्शन में। तो वो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये वैल्यू हमें गिब्स फ्री एनर्जी देती है। नाउ अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पे देखें, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है? 0 के बराबर होती है, और जो रिएक्शन कोशेंट है ना ये बराबर आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो ये आगे हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इसका जिस्ट दे रही हूँ। डेल्टा जी नॉट प्लस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है लॉग में, दिस विल बी 2.303 लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ दिस वैल्यू इज 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 लॉग ऑफ लॉग बेस 10 इंटू के, दिस इज लॉग बेस 10, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है प्लस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी अगर हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग के, वेयर के इज व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये वैल्यू निकालते हैं हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए। और अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए गिब्स फ्री एनर्जी दी है, उस केस में भी हम टोटल जो है रिएक्शन की गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये वाली वैल्यू से भी हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं करती। और वी कैन ऑल्सो से इट लाइक कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाली थी, डेल्टा यू वॉज डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। जब भी हमें इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है किसी सिस्टम की, वो 2 तरीकों से हो सकती है, इधर हीट का लॉस हो या गेन हो, दूसरा या सिस्टम वर्क करे या सिस्टम से वर्क कराए। दिस वाज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में जो नेट एंट्रोपी है ये पॉजिटिव होती है, हमेशा इंक्रीज करती है, डिसऑर्डरनेस जो है ये इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने पढ़ा था कि जो एंट्रोपी है इसको इंक्रीज करने का तरीका है कि हम हीट सप्लाई करें, तो एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और लो टेम्परेचर पर अगर हम हीट सप्लाई करें तो एंट्रोपी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे तो पहले ही एंट्रोपी ज़्यादा है, तो उसमें अगर हीट ज़्यादा सप्लाई करें तो एंट्रोपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। वहाँ से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नाउ एंट्रोपी अगर हम जनरल वे में अगर इसको देखें, समझें, तो जो एंट्रोपी है उतनी ही ज़्यादा होगी जितना हम, अगर हम हीट के रेफरेंस में नहीं ले, ओनली टेम्परेचर के रेफरेंस में देखें, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं
उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ रही है। और अगर हम टेम्परेचर को कम करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कम करें, गैसेस को कूल कर रहे हैं, वो लिक्विड बन रहा है, लिक्विड को कूल कर रही है, वो सॉलिड बन रहा है, यानी कि टेम्परेचर कम करने पर एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। तो जब एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब 0 केल्विन, उस टाइम पे जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा, ओनली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, वो रेगुलर ऑर्डर में आएगा। प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विल बी हैविंग ए परफेक्ट ऑर्डर एट 0 केल्विन टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फॉर द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस approaches 0 as absolute temperature approaches 0. 0 Kelvin पे entropy will be 0, but only for pure crystalline substance उसका perfect order हो जाएगा. But this does not apply on solution and super cooled liquid. super cooled liquid के केस में ये अप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे 0 केल्विन पर भी एंट्रोपी आ जाती है इंट्रैक्शंस की वजह से। उस एंट्रोपी को वी कॉल इट एज रेसिडुअल एंट्रोपी। द एंट्रोपी पोजेस्ड बाय सॉल्यूशन और सुपर कूल्ड लिक्विड एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज रेसिडुअल एंट्रोपी। रिएक्शन 2 moles of Cl in gas is getting converted to Cl2 in gas। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे फर्स्टली दो बॉन्ड जो हैं, ये जो दो एटम्स हैं, ये मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्ड के ब्रेक करते टाइम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और बॉन्ड के बनते टाइम एनर्जी इज रिलीज्ड। और एनर्जी रिलीज्ड है तो कन्वेंशनली डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेगेटिव। दैट मीन्स डेल्टा एच इज लेस देन 0। और यहाँ पे जो है दो एटम्स जो है वो सिंगल एटम बना रहे, यानी यहाँ पे जो एंट्रोपी है ये डिक्रीज कर रही है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है दो एटम से, सो एंट्रोपी डिक्रीज करिए, दैट मीन्स डेल्टा एस इज नेगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू इज लेस देन 0। सो देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन में दिया है। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 नो, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 नो, लेस देन 0 yes, but this is not positive, so option will be option D. Which case change in entropy is negative, change in entropy less than 0। change in entropy, entropy क्या होती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस कितना ज़्यादा है? डिसऑर्डरनेस उतना ही ज़्यादा होगा जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जैसे हम फर्स्ट वाले केस में देख लेते हैं, 2 moles ऑफ एटम, ये एक मॉलिक्यूल दे रहा है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे दो एटम्स थे, अभी सिर्फ एक ही बन रहा है, तो एक की रैंडमनेस कम होगी एज कम्पेयर टू 2, तो यहाँ पे डेल्टा एस इज डिक्रीजिंग, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड में देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं, यहाँ पे एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये भी एंट्रोपी पॉजिटिव। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड गैस में कन्वर्ट कर रहा है, गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, सो जहाँ पे एंट्रोपी नेगेटिव है दैट विल बी इन ऑप्शन फर्स्ट। Reaction delta H is given as 35.5 kilojoule, kilo means 1000, so multiplied by 1000 joule per mole। हम स्टैंडर्ड यूनिट में लेके चलते हैं। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज दी है हाउ मच? 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एज्यूम दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होती है जब एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है और एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दोनों को अकाउंट में जो फैक्टर लेता है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। कभी कभी जो है डेल्टा एच जो है ये इंक्रीज करता है फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा एस डिक्रीज करता है तभी स्पॉन्टेनियस होती है। हमने सारे केसेस डिस्कस किए हैं, लेकिन जो डेल्टा जी की वैल्यू दिस मस्ट बी नेगेटिव, सो इस वैल्यू को नेगेटिव होना है, दैट मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी लेसर देन 0। ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस वैल्यू मस्ट बी लेसर देन टी डेल्टा एस। डेल्टा एस यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू टेम्परेचर से कम आनी चाहिए। डेल्टा एच कितना दिया है? 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कितना दिया है? 83.6। दिस मस्ट बी लेस देन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 35.5। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, दिस इज 424.64 विच इज समवट अराउंड हाउ मच? 425 केल्विन। तो इससे टेम्परेचर क्या आना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए।
टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 425 केल्विन फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया, सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली। आइसोथर्मल है, दैट मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, पी इनिशियल टू पी फाइनल। हमें एंट्रोपी चेंज बताना है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा भी था, डेराइव भी की थी इक्वेशन। एंट्रोपी चेंज कितना होता है 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log V2 अपॉन V1। ये जनरल इक्वेशन है चेंज इन एंट्रोपी के लिए, हमने इसको डेराइव भी किया था पूरा। अब आइसोथर्मल में जब डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, T1 एंड T2 आर इक्वल, तो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, डेल्टा एस की वैल्यू सिर्फ log V2 अपॉन V1 की टर्म्स में लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखना है दिस विल बी P1 अपॉन P2। तो देखते हैं कौन से वाले फॉर्म में दी है इक्वेशन, ये प्रेशर की फॉर्म में दी है, सो दिस विल बी द आंसर NR log P इनिशियल अपॉन P फाइनल। देखते हैं कहाँ पर दिया है P इनिशियल अपॉन P फाइनल, इट इज एन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डायनेमिक कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर हर एक टेम्परेचर के लिए दिया है। वी वेरी वेल नो डेल्टा जी की वैल्यू इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। अगर यहाँ पे टेम्परेचर स्पेसिफाई किया होता तब हम इसको निकाल लेते, लेकिन इन्हें जनरली पूछा है, तो जनरली वी वेरी वेल नो कि इंथैल्पी जो है नेगेटिव आनी चाहिए, यानी एनर्जी मस्ट डिक्रीज, एनर्जी जो है रिलीज होनी चाहिए, तभी जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच मस्ट बी लेस देन 0 एंड डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो विच इज एन ऑप्शन, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, विच आर द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। सो हमने क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन डेराइव नहीं की थी, आई हैव जस्ट रिटन दी फाइनल सोल्यूशन। ऐसे करके आ रही थी, DLNP जो है डेल्टा एच वेपराइजेशन के टाइम पे कितनी इंथैल्पी है डिवाइडेड बाय आर विच इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर T²। तीनों फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं, देखते हैं कौन से वाले फॉर्म में दिया है। ये एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, R एंड T और प्रेशर के बीच में रिलेशन बताती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। सो यहाँ पे B और D थोड़े बहुत रेलेवेंट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइन किसका दिया है, माइनस का, बट वी वेरी वेल नो यहाँ पे साइन प्लस का आता है, वाई, बिकॉज ये P2 अपॉन P1 बनना था, हम इसको P1 अपॉन P2 करके माइनस का साइन हटा देते हैं। सो दिस विल बी द आंसर विच इज़ एन ऑप्शन बी। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। फर्स्ट चीज़ तो यहाँ पे दी है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वी वेरी वेल नो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 0। नेक्स्ट यहाँ पे बताया एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस, कोई गैस के मॉलिक्यूल्स इस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी एंट्रोपी तो कम हो रही है, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, एंट्रोपी कम हो रही है, दैट मीन्स डेल्टा एस इज लेस देन 0। एंड डेल्टा जी कितना होता है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू किस में दी है, नेगेटिव, सो माइनस माइनस ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस, लेकिन हमें डेल्टा जी कैसा चाहिए, नेगेटिव। कब होगा, जब बड़े वाले की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी डेल्टा एच आंसर में क्या आना चाहिए, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू भी बड़ी आनी चाहिए टी डेल्टा एस से, तभी साइन बड़े का लगेगा। सो ये कंडीशंस देखते हैं कहाँ कहाँ पे फॉलो हो रही है। फर्स्ट वाले में दिया है डेल्टा एस इज नेगेटिव, यस राइट। डेल्टा एच शुड बी हाईली पॉजिटिव, नो। डेल्टा एस इज नेगेटिव, राइट। डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव, राइट। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। रिएक्शन X2O4 जो है लिक्विड में है, ये दे रहा है 2 मोल्स ऑफ XO2 गैस में, तो हमें डेल्टा यू एस और डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है एट 300 केल्विन, डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्टली हमें यहाँ पे डेल्टा यू गिवन है, तो डेल्टा यू गिवन है, लेकिन डेल्टा जी निकालते टाइम हमें क्या चाहिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंगली डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें डेल्टा एच चाहिए, लेकिन डेल्टा एच तो दिया नहीं है, तो पहले डेल्टा एच निकालना पड़ेगा डेल्टा यू से। टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कितना गिवन है, 300 केल्विन, एंड चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो गिवन, और डेल्टा एस गिवन है 20 कैलोरी पर केल्विन, कैलोरीज में गिवन है, और कुछ गिवन है नहीं। तो पहले हम डेल्टा टी गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, हमें जस्ट डेल्टा एच चाहिए। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या पी डेल्टा वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी इन केस ऑफ गैस। ये सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स में कितना चेंज है वो लिखते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डेल्टा यू कितना गिवन है, 2.1 किलो कैलोरी, दिस इज व्हाट, किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरीज में भी अगर हम इसको रहने दें, या 2.1 किलो कैलोरी में लिख लेते हैं, प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, डेल्टा एन जी। हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट किसके देखेंगे, गैस के। यहाँ पे कितने गैस के मोल्स है, 2,
माइनस रिएक्टेंट में कोई गैस का मोल है, नो, विल नॉट कंसिडर द मोल ऑफ लिक्विड, हम सिर्फ गैस का देखते हैं। तो 2 माइनस 0 कितना आ गया 2, तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू आर, ये हमने किलो कैलोरी में लिया है, तो प्लस हम उन्हीं को करते हैं जिनकी यूनिट बराबर होती है, यानी आर की भी यूनिट हमने किलो कैलोरी में ही लेनी है। वैसे तो ये होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, लेकिन अगर हमने किलो में लेना है, किलो बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। सो दिस इज 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, तो आर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल, एंड टेम्परेचर इज गिवन एज 300। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.1 प्लस 2 2 4, 4 3 12, 1200 में 1200 और 10 रेज पर माइनस 3, यानी 3 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे, 1.2 आंसर आ गया। 2.1 प्लस 1.2 आंसर कितना आ रहा है 3.3 किलो कैलोरी। ये आगे किसकी वैल्यू, डेल्टा एच की। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा जी कितना होता है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू हमने निकाली 3.3 किलो कैलोरीज में निकाली, आंसर भी किलो कैलोरी में ही दिया है तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। माइनस टी, टेम्परेचर कितना दिया है 300, इंटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी है 20, लेकिन ये कैलोरी में दी है, इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, दैट मीन्स 3.3 माइनस 3 2 इज हाउ मच 6, 6.0 प्लस माइनस माइनस 6.0 में से 3.3 माइनस कर लेते हैं, 10 में से 3 निकाले 7, 5 में से 3 निकाले 2, साइन लगेगा बढ़ेगा, दैट मीन्स माइनस 2.7 किलो कैलोरी विल बी द आंसर विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो दी है इक्वल किसके, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लिखें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये बराबर दी है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो हमें इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा जी और डेल्टा एस पूछा है। तो एंथैल्पी अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में लिखें, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर दिए, तो डेल्टा एच विल बी 0 विच इज इन ऑप्शन फर्स्ट। फॉलोइंग रिएक्शंस, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, दैट मीन्स डेल्टा एस नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डिक्रीजेस, इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव, दैट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। इन दोनों का हमें रिलेशन पता है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एंट्रोपी जो है रैंडमनेस, एंट्रोपी किसके बारे में बताती है हमें, रैंडमनेस के बारे में। तो रैंडमनेस तब बढ़ती है जब तो या तो हीट बढ़ रहे हो या नंबर ऑफ गैस के मोल्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हो। तो अब हम देखें फर्स्ट वाले ऑप्शन में कितने हैं गैस के मोल्स, सिर्फ गैस वाले कंसिडर करते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ गैस मोल्स इन फर्स्ट केस, प्रोडक्ट में कितने थे इसको ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने बन रहे हैं 1, और रिएक्टेंट में गैस के कितने हाफ, ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ गैस वाला हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, साइन लगेगा बढ़ेगा यानी कि प्लस। तो फर्स्ट वाले केस में तो प्लस आ रही डेल्टा एन की वैल्यू, दैट मीन्स एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स डेल्टा जी और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट, इन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डेल्टा जी की वैल्यू और नेगेटिव होती जाएगी, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड वाले में अगर हम देखें यहाँ पे 1 मोल है, एन पी इज़ 1 एंड रिएक्टेंट के कितने 1.5 इज हाउ मच 3/2, 1.5, तो ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव में आएगी बिकॉज दिस वैल्यू इज ग्रेटर। सो सेकेंड वाला तो ऑप्शन नहीं है। थर्ड वाले में भी हाफ से 1 में हाफ जा रहा है, यहाँ पे 0 में, गैस के तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, 0 माइनस हाफ, ये आंसर भी माइनस में है, नेगेटिव आई। फोर्थ वाले में अगर हम देखें गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हाफ और यहाँ पे हाफ, यहाँ पे तो बराबर है, यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 है, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर फ्यूज कर रहा है और उसके लिए एंथैल्पी इज गिवन एज 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, लेकिन आंसर हमें कैलोरी में निकालना है तो इसको किलो को हटाना पड़ेगा, किलो मीन्स हाउ मच 1000, दिस इज 1000 कैलोरी पर मोल। नाउ मोलर एंट्रोपी चेंज दिया है, मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस यानी फ्यूजन के लिए ही 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, कितना टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। तो डेल्टा एस एफ कितना होता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जिस पे गिवन है फ्यूजन का जो टेम्परेचर है। तो डेल्टा एच एफ कितना गिवन है 1.435 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय
टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, कितना गिवन है 273। नाउ अगर इसको सॉल्व करेंगे आंसर कम्स आउट टू बी 5.26 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, विच इज इन ऑप्शन सी। और टू डिस्कस वाई आई हैव रिटन डेल्टा एच इन प्लेस ऑफ डेल्टा क्यू, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ना फ्यूजन वाली और वेपराइजेशन वाली, ये रिएक्शंस किस पे आकर करती हैं, दे आकर एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इस केस में भी डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। डेल्टा जी इज हाउ मच, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये वैल्यू 0 आ गई। दैट मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज 0। ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी टी डेल्टा एस। तो यहाँ से अगर हमें डेल्टा एस निकालना होगा, दिस वैल्यू विल बी डेल्टा एच अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है इन दो केसेस में, फ्यूजन के केस में भी और वेपराइजेशन के केस में भी। फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, लिक्विड जो है ये वेपर में बदल रहा है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम में भी वेरी वेल नो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव। दिस वैल्यू विल बी टी डेल्टा एस, यानी डेल्टा एस की वैल्यू कैसे करके निकलती है, डेल्टा एच अपॉन टी। क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, सो एंथैल्पी विल बी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड जब वेपर में बदलता है तो वहाँ पे कौन सा वाला टेम्परेचर लगता है, बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो अब डेल्टा एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंथैल्पी कितनी दी है, एंथैल्पी चेंज फॉर इज 30 किलो जूल पर मोल। 30 किलो को किलो का मतलब होता है 1000, दिस इज जूल पर मोल, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है। एंट्रोपी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्सोल्यूट नहीं दिया है, 27 पे दिया है। एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए वील एड 273, ये कितना आ जाएगा, दिस आंसर विल बी 300। तो यहाँ पे इजी नंबर्स दिए, इजीली ये डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 30 का बाद है 10 सा, 10 सा इज 100। सो डेल्टा एस की वैल्यू इज 100 जूल पर मोल पर केल्विन, यहाँ पे केल्विन भी लिया था ना। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2 के लिए गिवन है 60, y2 के लिए गिवन है 40 और xy3 के लिए गिवन है 50। और रिएक्शन इस तरीके से अगर कर रही है, हाफ ऑफ x2 प्लस 3/2 ऑफ y2। अगर हमें नहीं दी होती तब भी हम लिख लेते बैलेंस करके xy3। और इसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू दी है -30 किलो जूल। इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है, दैट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू हमें पता है 0 हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताना है स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ दिस फॉर द रिएक्शन टू बी एट इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा रिलेशन है जो डेल्टा एच टी और डेल्टा जी को रिलेट करता है, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है, लेकिन डेल्टा एस तो दिया नहीं है, तो पहले डेल्टा एस निकाल लेते हैं। डेल्टा एस कैसे आता है, डेल्टा एस इज समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कितनी दी है, xy3 की 50। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे वैल्यू होती है ना एंट्रोपी या एंथैल्पी के साथ, वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है एंड टोटल जो है इसमें इसको प्लस कर देते हैं, यानी रिएक्टेंट वाले सबको प्लस करेंगे। तो रिएक्टेंट वाला कौन सा है, x2 के लिए कितना गिवन है, x2 के लिए 60 गिवन है 1 मोल के लिए, लेकिन यहाँ पे मोल कितने, हाफ। तो हाफ मोल के लिए हाफ लगेगी एनर्जी, प्लस दूसरी वाली रिएक्टेंट की y2 की कितनी गिवन है 40 1 मोल के लिए, लेकिन रिएक्शन में मोल्स कितने लग रहे हैं 3/2। तो 2 30 ज़ा 60, 2 20 ज़ा इज 40, दिस इज 50 माइनस 31 ज़ा इज 30 एंड 23 ज़ा इज हाउ मच 60। सो दिस इज 50 माइनस 90 प्लस माइनस माइनस 50 में से 90 में से 50 निकाले 40, साइन लगेगा बड़े का -40। तो डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी -40। नाउ अब हमें डेल्टा जी की वैल्यू हमें पता है 0 है, दैट मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू 0 है। तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी टी डेल्टा एस के बराबर। हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए, दिस विल बी डेल्टा एच। डेल्टा एस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो टेम्परेचर निकाल लेंगे, डेल्टा एच कितना गिवन है क्वेश्चन में -30 किलो जूल, किलो का मतलब 1000 किलो जूल, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना गिवन है, कितना निकाला हमने -40। 10 से 10 इज गेटिंग कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 5 ज़ा 20, 0 ज़ा 250 into 3 is how much 750, माइनस एंड माइनस साइन विल गेट कैंसल्ड। और ये था जूल में, ये आया था किसमें, टेम्परेचर किस में आता है, केल्विन में। सो आंसर विल बी 750 केल्विन विच इज इन ऑप्शन ए।
Vaporization of water at 1 atmospheric pressure. Pressure is given as 1 atm. Value of delta H दी है 40.63 किलोजूल. किलोजूल है, किलोजूल पर मोल. नेक्स्ट गिवन है डेल्टा एस की वैल्यू कितनी, ये जूल में गिवन है 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल. नेक्स्ट इसमें दिया है टेम्परेचर व्हेन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज 0. टेम्परेचर फाइंड आउट करना है व्हेन डेल्टा जी इज 0. सो कौन सा रिलेशन है जो इन सबको रिलेट करता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी की वैल्यू 0 दी है, दैट मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज 0. ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस. सो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी टी डेल्टा एस. कैसे भी लिख लो उल्टा सीधा, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट इसमें हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. टेम्परेचर विल बी, ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. डेल्टा एच की वैल्यू कितनी गिवन है 40.63 किलो. किलो का मतलब होता है 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस की वैल्यू कितनी गिवन है 108.8. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. आंसर आएगा 373.43 केल्विन विच इज इन ऑप्शन सी. ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर गिवन. डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है 170 किलो जूल, किलो का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1000 जूल, और डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है 170 जूल पर केल्विन. दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव. और कौन सा रिलेशन है जो इन सबको रिलेट करता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव. नेगेटिव मतलब लेस देन 0. ये वाली वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए. यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस. दैट मीन्स टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच. तो ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. दैट मीन्स टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच कितना दिया है 170 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कितना दिया है 170. 170 एंड 70 विल गेट कैंसल. तो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 1000 केल्विन. देखते हैं 1000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर है, इट इज़ इन ऑप्शन बी. गैस फेज रिएक्शन PCl5 जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. PCl3 दे रहा है, ये भी गैस में. Cl2 दे रहा है, ये भी गैस में. विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर करेक्ट. फर्स्टली यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0. जब भी कभी गैस के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं तो रैंडमनेस बढ़ती है, दैट इज वाई डेल्टा एस की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. सेकेंडली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं. तो दो चीज़ें आपको समझनी है. फर्स्ट इज बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी. दैट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 विच इज इन ऑप्शन डी. करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. डेल्टा जी की वैल्यू होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. नाउ डेल्टा जी की वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0, तब जाके प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस. और डेल्टा जी की वैल्यू जब होती है 0, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और डेल्टा जी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, सो द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. होगी ही नहीं वो प्रोसेस. तो पहले वाले में दिया डेल्टा जी लेस देन 0 प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, नो. डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, नो. डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 सिस्टम हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, येस, ऑप्शन सी. डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 सिस्टम इज स्टिल मूविंग, नो. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Enthalpy and entropy change for the reaction are 30 kilojoule and 105 joule per Kelvin per mole respectively. Temperature at which this reaction will be in equilibrium. Firstly हमें पता है equilibrium पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0. और कौन सा रिलेशन है जो इन सबको रिलेट करता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. नाउ ये वैल्यू होगी 0, सो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस 0 हो जाएगा. यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस. सो टी डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच के बराबर. हमें टेम्परेचर निकालना है, दिस विल बी डेल्टा एच. डेल्टा एस यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. नाउ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, एंथैल्पी इज 30 किलो जूल, किलो मीन्स 1000, 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा एस की कितनी वैल्यू गिवन है 105. हमें इनकी यूनिट बराबर रखनी पड़ती है. जैसे यहाँ पे ये आ गया जूल पर मोल में, यहाँ पर आ गया जूल पर केल्विन पर मोल. तो जूल पर मोल कैंसिल हो जाएगा, आंसर केल्विन में आएगा. तो हम यूनिट से भी बता सकते हैं कि आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं. तो अगर इसको डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 285.7 केल्विन विच इज़ इन ऑप्शन बी.
The following pair of chemical reaction is certain to result in spontaneous reaction. Spontaneous reaction के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए सर्टेनली जो हमें पता है, और डेल्टा एच की वैल्यू जो है ये नेगेटिव होनी चाहिए. ये दोनों फैक्टर्स अकेले डिटरमाइन नहीं करते, इन दोनों को अगर हमने साथ में देखना है तो वो हम डेल्टा जी की वैल्यू से देखते हैं. तो सर्टेनली मतलब 100% श्योरिटी के साथ तो तभी होगा. तो डेल्टा एच नेगेटिव, दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक. और डिसऑर्डरनेस जो है ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है डिसऑर्डरनेस. सो ये देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में दिया है, एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. रिएक्शन ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब डेल्टा जी इज लेस देन 0. सो डेल्टा जी जो है दो फैक्टर्स को अकाउंट में लेता है. फर्स्ट वन इज डेल्टा एच, सेकेंड इज डेल्टा एस. ये इक्वेशन होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. यहाँ से हमें पता चलता है तो रिएक्शन ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ ये वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए. दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी की जगह ये पुट कर दिया, दिस मस्ट बी लेस देन 0. दैट मीन्स डेल्टा एच ये वहाँ पे भेज दिया, मस्ट बी लेस देन टी डेल्टा एस. तो देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन में दिया है, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस को ग्रेटर. बी और सी ऑप्शन में बताया है, बी और सी वाले ऑप्शन में फर्दर जज करते हैं. अब डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव. डेल्टा एच कैसा होना चाहिए रिएक्शन में, नेगेटिव, और ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव. रैंडमनेस बढ़नी चाहिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए. डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव. नो, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव. हाँ हो सकता है अगर हमने ये भी पॉजिटिव लिया है और ये भी पॉजिटिव लिया, और लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो साइन किसका लगता है, बड़े वाले का, तो माइनस का साइन लगेगा, यानी ओवरऑल जो जी है वो नेगेटिव आएगा. सो विच इज इन ऑप्शन सी. स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी. एंथैल्पी कितनी गिवन है, माइनस 382.64 किलो जूल. आंसर भी किलो जूल में ही दिया है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है ये स्टैंडर्ड कितनी गिवन है, दिस इज माइनस 145.6 जूल पर मोल, लेकिन आंसर किलो जूल में दिया है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 के साथ. छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं रिस्पेक्टिवली. और टेम्परेचर भी गिवन है कितना, 298 केल्विन. दिस इज 298. स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालनी है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू. सो डेल्टा जी नॉट कितना होता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच इज हाउ मच, माइनस 382.64 minus temperature is how much, 298 multiplied by delta S is how much, minus 145.6 divided by this is 1000. ठीक है. So now this will be minus 382.64 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 43.38. नाउ प्लस माइनस इज माइनस, 382.64 में से 43.38 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 339.3. किलो जूल में लिया था हमने सब कुछ, किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा, साइन लगेगा बड़े का, माइनस 339 किलो जूल पर मोल विच इज इन ऑप्शन बी. एंट्रोपी है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर. क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, वी वेरी वेल नो कि जो डेल्टा एस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, एंड डेल्टा एस टोटल जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. लेकिन पूरे यूनिवर्स की निकालना मतलब दैट इज वी कैन नॉट डू. सो दैट इज वाई हमने नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कवर किया विच इज डेल्टा जी. लेकिन जो टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी है ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, दिस विल बी ग्रेटर देन 0. और यूनिवर्स को कैसे लिखते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 विच इज इन ऑप्शन फर्स्ट. एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन पर मोल व्हेन 1 मोल ऑफ आइस, 1 मोल ऑफ आइस यानी कि वाटर है सॉलिड फॉर्म में, इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट लिक्विड फॉर्म. ये इक्विलिब्रियम में होता है. इस केस में हम डेल्टा जी की वैल्यू 0 लेते हैं, दैट मीन्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू हम लेते हैं 0. सो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी बराबर टी डेल्टा एस के. एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन टू द एंथैल्पी चेंज भी दिया है क्वेश्चन में. डेल्टा एच की वैल्यू दी है 6 किलो जूल. किलो का मतलब होता है 1000, सो दिस मच जूल पर मोल. एंड टेम्परेचर भी गिवन है हाउ मच, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, दिस इज 273 केल्विन. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज. डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा, टी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. दैट मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच अपॉन टी. डेल्टा एच कितना दिया है 6 into 1000,
डिवाइडेड बाय हाउ मच 273. तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे दिस वैल्यू विल बी अराउंड 21.978 जूल पर मोल. This was joule per Kelvin per mole, which is in option 21.978, option D. Quantities of graphite and diamond and 298 Kelvin are given as 2.25 and 3.31 gram per centimeter cube respectively. If standard Gibbs free energy change is equal to 1895 joule per mole, pressure at which graphite will be transformed to diamond will be, temperature is given as 298 Kelvin and we need to find out pressure. So delta G naught is useful work done and work done का फॉर्मूला क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी. अब यहाँ पे देखो तो डेल्टा वी इज व्हाट, डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें सिर्फ प्रेशर चाहिए, माइनस साइन भी वहाँ ट्रांसपोज कर देते. दिस विल बी डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल्टा वी. नाउ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन वॉल्यूम डेल्टा वी नीड टू फाइंड आउट. हमें लेकिन डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम तो गिवन नहीं है. तो डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम यहाँ पे डेंसिटी मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी. तो डेल्टा वी इज व्हाट, डेल्टा वी इज V2 माइनस V1. दैट मीन्स M2 अपॉन D2 माइनस M1 अपॉन D1. M2 कितना दिया है, मास. ग्रेफाइट डायमंड दोनों कार्बन के फॉर्म है तो इनका मास दोनों का 12 और 12 ही होगा. डेंसिटी की कितनी गिवन है, ग्रेफाइट डायमंड की कितनी गिवन है, 3.31. दिस इज 3.31 ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट विल बी. और उसके बाद इसकी कितनी गिवन है, सॉरी डायमंड की कितनी गिवन है, पहले डायमंड की लिखेंगे ना. डायमंड की गिवन है 3.31 एंड देन किसकी गिवन है, ग्रेफाइट की कितनी गिवन है 2.25. दिस इज 2.25. और ये आंसर जो है मिलीलीटर में आएगा, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी. डेल्टा वी की वैल्यू विल कम आउट टू बी -1.71 इंटू 10⁻³ लीटर. डेल्टा वी भी आ गया, डेल्टा जी भी आ गया. अब बस हमें इसे कन्वर्ट करना है. लेकिन डेल्टा जी जो है ये हमें दिया है जूल पर मोल में, और जो ये है ये दिया है लीटर में. तो पहले हमें इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा बिकॉज आंसर पास्कल में है. पहले एटमॉस्फेयर में निकाल लेते हैं. वी वेरी वेल नो कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू 101.3 जूल. अब हमें जूल को लीटर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है. ये वैल्यू यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, 101.3 लीटर एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे जूल के लिए कैसे करके लिखेंगे, प्रेशर विल बी माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट कितना दिया है 1895 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज कितना दिया है -1.71 इंटू 10⁻³ ये आंसर किस में आएगा, जूल पर लीटर पर मोल में. अब 1 जूल में कितने लीटर एटमॉस्फेयर होते हैं, 1/101.3 यही लेंगे. ठीक है, जूल की जगह पे क्या लिखेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर. नाउ दिस लीटर एंड लीटर विल गेट कैंसल्ड, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. ये यहाँ पे माइनस में इसकी पावर ऊपर भेज देंगे, प्लस में आ जाएगी, और बाकियों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 10.93. ये आंसर आ गया किस में, ये मोल्स पर मोल के लिए ये आंसर हम समझ लेते हैं किस में आया है, दिस इज इन एटमॉस्फेयर. प्रेशर इतना आ गया, एक मोल के लिए इतना एटमॉस्फेयर, लेकिन आंसर हमें पास्कल में दिया है. वी वेरी वेल नो कि 1 बार में कितने पास्कल होते हैं, 10⁵ पास्कल. लेकिन 1 एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं, 101,325 पास्कल. सो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, 10.93 इंटू 10⁻³ इतना एटमॉस्फेयर है, मल्टीप्लाइड बाय 101,325. इसको मल्टीप्लाई कर लेते, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी किस में, पास्कल में. दिस इज समवट अराउंड 9.98 इंटू 10⁸ पास्कल. सो विच इज इन ऑप्शन ए. एंट्रोपीज यहाँ पे जूल और मोल की टर्म्स में दिया है, यानी यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके हम एक बार निकाल लेते हैं -T डेल्टा एस. कोई चीज़ प्लस या माइनस कब होती है, जब उनकी यूनिट सेम हो, यानी इनकी यूनिट जब सेम होंगी तभी ये प्लस माइनस हो रही है. एंट्रोपी की यूनिट बतानी है, दिस इज डेल्टा H अपॉन T.
डेल्टा एच इंथैल्पी अगर हम 1 मोल के लिए देखें, इंथैल्पी का क्या फॉर्मूला होता है, इंथैल्पी इज डेल्टा, इंथैल्पी हम जूल में निकालते हैं ना, दिस इज इन जूल पर मोल, ठीक है, इंथैल्पी जूल पर मोल अपॉन टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर केल्विन में देखते हैं, सो आंसर विल बी जूल पर मोल पर केल्विन या फिर जूल पर केल्विन पर मोल। सिंपली हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये इंथैल्पी है ना, मोलर इंथैल्पी, सो उसकी टर्म्स में देखेंगे, सो दिस विल बी द आंसर। मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 2 और टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे, आंसर विल बी 300 केल्विन। एक्सपैंड कर रहा है V1 कितना 2 लीटर से V2 कितना 20 लीटर तक। तो हमें यहाँ पे बताना है एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंट्रोपी चेंज जो होता है हमने डिराइव भी की थी इसकी पूरी इक्वेशन, एंट्रोपी चेंज की कितनी 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log V2 अपॉन V1। आइसोथर्मल में जब डेल्टा T 0 T1 एन T2 सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी। आइसोथर्मल कंडीशंस में हमने निकाला भी था, ये वाली टर्म आती है 2.303 NR log V2 अपॉन V1, दैट इज 2.303 NR log of V2 upon V1. Now this value will be 2.303, number of moles 2 and R की वैल्यू 2, log of V2 कितना दिया है 20 and V1 कितना दिया है 2, 2 10 log 10 1 होता है, 2.303 इंटू करेंगे कितना 4, आंसर आ जाएगा 9.212 which is in option D. Here two reactions are given, first is PbO2 is giving us PbO और इसके लिए डेल्टा G की वैल्यू दी है लेस देन 0, दैट मीन्स डेल्टा G इज नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट दी है SnO2, ये दे रहा है SnO, यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू दी है ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे डेल्टा G दिया है पॉजिटिव, दिस रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ये होगी ही नहीं। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें Pb का x प्लस उसका नहीं पता है हमें 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ -4 है, वहाँ पे जाके हो जाएगा +4, यहाँ पे आ जाएगी लेड की वैल्यू +4 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी x, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है नहीं तो इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी +2, यहाँ लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यहाँ पे देख लेते हैं SN की लेड कर लेते हैं x +2 इंटू ऑक्सीजन की कितनी है -2 इज इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है इज इक्वल टू 0, 2 2 = 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे जाके हो जाएगा +4, तो यहाँ पे SN की वैल्यू है +4 और यहाँ पे देख लेते हैं SN की वैल्यू लेट कर लेते हैं x प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस इज -2, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पर SN की वैल्यू है +2। ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन का डेल्टा G नेगेटिव है, यानी ये वाली रिएक्शन होगी तो Pb कौन से वाले स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, Pb कौन से वाले स्टेट में एग्जिस्ट करेगा +2 स्टेट में, तो 2+, लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, यानी SN कौन से वाले स्टेट में एग्जिस्ट करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये कौन से वाले ऑप्शन में दिया है, दिस इज इन ऑप्शन फर्स्ट। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए लेस देन 0, दैट मीन्स डेल्टा G की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, तो कौन से वाला ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन फर्स्ट। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी, तो यहाँ पे हम कौन सा वाला लॉ लगाएंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच स्टेट्स, हमने पढ़ा भी था ये कि एंट्रोपी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब 0 हो जाएगा तब एंट्रोपी भी 0 हो जाएगी, यानी टेम्परेचर 0 केल्विन, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एंट्रोपी भी 0 हो जाएगी। लेकिन ये सोल्यूशन और सुपर कूल लिक्विड पर ये अप्लाई नहीं होता है, उनके लिए थोड़ी बहुत एंट्रोपी 0 केल्विन पर भी होगी जिसको हम रेसिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं एब्सोल्यूट 0 पर एंट्रोपी ऑफ ऑल इज टेकन टू बी 0, नो। एट एब्सोल्यूट 0 एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव, नो, पॉजिटिव नहीं 0 होता है। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी 0, यस, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, 0 केल्विन होता है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। रिएक्शन अकर्स इन ऑटोमोबाइल, यहाँ पे C8H18 प्लस 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रहा है कोई सा भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन में बर्न करके, दैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। एंड कंबशन जितनी भी रिएक्शंस होती हैं दे ऑल आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी उनमें हीट जो है वो रिलीज होती है। डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
और यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा केओटिक हो जाएगा रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, एंट्रोपी भी बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। यहाँ पे 2 + 25 पहले चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने 16 and 18, दिस इज 14, दिस इज 34, माइनस रिएक्टेंट के कितने 25 and 2 27। सो चेंज इन नंबर ऑफ मोल प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स एंट्रोपी की जो वैल्यू है ये आएगी पॉजिटिव में। अब डेल्टा एच नेगेटिव ये भी फेवर कर रहा है रिएक्शन को, डेल्टा एच पॉजिटिव ये भी रिएक्शन को फेवर कर रहा है और रिएक्शन हो भी रही है। तो जब रिएक्शन होती है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो यहाँ पे पूछा है डेल्टा एच का साइन विच इज़ माइनस, फिर पूछा है डेल्टा एस का साइन विच इज़ प्लस, फिर पूछा है डेल्टा जी का साइन विच इज़ माइनस। तो माइनस प्लस माइनस विच इज़ इन ऑप्शन डी।